हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का सेकंड पार्ट जो हमारा बचा हुआ था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। तो इसी में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, हमने देखा था कि हम लोग जो पढ़ रहे थे कि स्टार्टिंग में हमने कहाँ तक किया था, कि डीएनए की पैकेजिंग हमारा हो गया था। डीएनए की पैकेजिंग के बाद कि डीएनए कैसे पैक होता है और इतनी बड़ी सेल के अंदर डीएनए कैसे आता है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि डीएनए की सर्च शुरू हो गई थी कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता भी है या नहीं होता। इस बात का सबने खोजना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले इस बारे में एक ग्रिफिथ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या बताया वो देखते हैं, ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट था, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल की खोज के लिए, जो 1928 में ग्रिफिथ ने किया था। अब ग्रिफिथ ने क्या लिया, एक माइस लिया था और जो वो था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया। इसके दो स्ट्रेन होते हैं, एक रफ स्ट्रेन और एक स्मूथ स्ट्रेन। जो रफ स्ट्रेन होता है वो नॉन पैथोजेनिक होता है, नॉन वायरुलेंट होता है। जो स्मूथ स्ट्रेन होता है उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड कोट होता है, पॉलीसेकेराइड कोट होता है, इसीलिए वो क्या नहीं होता, बॉडी उसको पहचान नहीं पाती और इसीलिए बॉडी में वो डिजीज काज करता है। सबसे पहले उसने क्या किया, ग्रिफिथ ने क्या किया कि जो लाइव माइस था, माइस के अंदर आर स्ट्रेन डाला, आर स्ट्रेन डाला और आर स्ट्रेन डालने के बाद जो माइस थे वो एज इट इज जिंदा सॉरी जिंदा रहे। लेकिन जब उसने जो माइस था, जिंदा माइस के अंदर एस स्ट्रेन डाली, एस स्ट्रेन डाली, तो ये इसके अंदर माइस के अंदर क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन के कारण जो माइस था वो डाई कर गया, ठीक है, मर गया। उसके बाद इसने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया बेटा, एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया और फिर माइस के अंदर डाला तो माइस फिर से क्या रह गए, जिंदा हो गए, जिंदा रहे। लेकिन इसने फिर फोर्थ टाइम क्या किया कि जो लाइव आर लिया, मतलब आर एज इट इज ले लिया और उसके अंदर क्या डाला, हीट किल्ड एसिस्टीन डाला। हीट किल्ड एसिस्टीन डालने के कारण क्या हुआ, माइस की डेथ हो गई। और क्या हो गया, माइस की डेथ हो गई। और जब उसने डेड माइस के अंदर से जब रिकवर किया, जो वायरस रिकवर किया, वो क्या मिला हमें, स्मूथ स्ट्रेन वाला वायरस मिला। जबकि हमने डाला था किल्ड, लेकिन हमें वो जिंदा मिला, स्मूथ एस स्ट्रेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर स्ट्रेन किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गई, यानी कि एक स्ट्रेन दूसरी से स्ट्रेन में बदल गई। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो पहला था वो दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट आया। दूसरा एक्सपेरिमेंट लगभग आपका 1933 नहीं भाई, यहाँ पे 44 आएगा, 1944 में हुआ था, 1944। मैं यहाँ 1944 कर देता हूँ। 1944 में ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। क्या किया था कि जो बायोकेमिकल कैरेक्टर था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का, उन्होंने ही उसी को इन्होंने वो क्या किया, रिपीट किया। इन्होंने क्या किया था कि जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो माइस लिया था, है ना, जो माइस लिया था, जो मर गया था, और ठीक है, उसी के अंदर से एस स्ट्रेन रिकवर किया। सर इतने साल बाद, ये 28 में या 44 में भाई, तो इन्होंने क्या किया था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था, ठीक है। अब क्या किया, एस स्ट्रेन जो डेड माइस था उससे लिया और उसके बाद इन्होंने क्या लिया, 3 टेस्ट ट्यूब ली। 3 टेस्ट ट्यूब लेने के बाद इन्होंने क्या डाला, आर स्ट्रेन डाली इन सब के अंदर और क्या किया, प्रोटीन डाले, एक में आरएनए डाला और एक में डीएनए। तो डीएनए डाला किसका, जब ये डीएनए डाला, आर स्ट्रेन का डीएनए मतलब डीएनए डाला, तो ये जो स्ट्रेन थी, आर स्ट्रेन थी, वो किस में, मतलब आर स्ट्रेन किस में चेंज हो गई, एस स्ट्रेन में चेंज हो गई। बाकी में क्या था, एस स्ट्रेन लेके डाली गई तो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई, कहीं पे भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि ना तो प्रोटीन के कारण ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना आरएनए के कारण, सिर्फ किसके कारण होता है, डीएनए के कारण ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस चीज को रीचेक करने के लिए उन्होंने क्या किया
प्रोटीएज एंजाइम लिया, आरएनएज लिया और डीएनएज लिया। अब फिर उन्होंने क्या डाला इन सब के अंदर वही आपका रफ स्ट्रेन आर स्ट्रेन डाली। आर स्ट्रेन जहां डाली तो डीएनए डालोगे वहां तो डीएनए क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। डीएनए का मतलब जो एंजाइम है डीएनए वो डीएनए को तोड़ देगा। डीएनए तोड़ देगा तो आर स्ट्रेन एज इट इज रहेगी, एस स्ट्रेन में नहीं ट्रांसफॉर्म होगी। लेकिन यहाँ पे आरएनए डाला तो जो डीएनए डाला था एस स्ट्रेन का जो डीएनए था वो एज इट इज रहा। ठीक है, एज इट इज रहा तो आर स्ट्रेन जब डाली तो ये किस में चेंज हो गया, एस स्ट्रेन में चेंज हो गया। यहाँ पे भी डीएनए एज इट इज रहा, क्यों? क्योंकि प्रोटीएज सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो आर स्ट्रेन जब डाली तो एस स्ट्रेन का डीएनए यहाँ पे एज इट इज था, तो ये आर स्ट्रेन किस में चेंज होगी, एस स्ट्रेन में चेंज होगी। तो दो जगह हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है, एक जगह देखने को नहीं मिलती। ठीक है, इस ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में दो जगह देखने को नहीं मिलती, सिर्फ डीएनए वाले में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। इस जगह पे भी क्या नहीं माना, इस जगह पे भी लोगों ने क्या नहीं माना कि ये नहीं माना डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है। अब इसके 8 साल बाद फिर से एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर से एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ जिससे हर्सी और चेज एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, 1952 में कंडक्ट किया गया। अब क्या किया गया, एक P32 लिया, P32 और S35 है ना, P32 सॉरी एक सेकेंड रुकिए, P32 लिया और S35 लिया। देखिए P32 और S35 लिया। अब ये जो बैक्टीरियोफाज था, बैक्टीरियोफाज यानी कि जो ए टाइप ऑफ वायरस, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को किल करे उसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज कहते हैं ना। तो ये जो बैक्टीरियोफाज था इसके प्रोटीन कोड को S35 से लेबल किया गया। इसको बाहर वाले को प्रोटीन कोड को S35 के साथ लेबल किया गया। ठीक है, और इसके डीएनए को, अंदर वाले मटेरियल को इसके P32 के साथ लेबल किया गया है ना। अब इसको क्या किया गया, इन्फेक्ट करवाया। इन्फेक्ट किसको करवाया, इकोलाई को करवाया हमने। ठीक है, इकोलाई करवाने के बाद हमने क्या किया, इन्फेक्शन के बाद ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग का मतलब अच्छे से हमने इसको मिक्स होने दिया। ठीक है, जब लास्ट में रिजल्ट आया हमारे पास, जब भी हमने सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमने देखा जो सुपर नेट्रेंट आया हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास जो बचा था वहां पे क्या हुआ, सुपर नेट्रेंट के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। लेकिन जो यहाँ से जो हमें वायरस मिल रहे थे, जो बैक्टीरियोफाज मिल रहे थे, उसके अंदर हमें क्या नहीं मिला, सल्फर के अंदर से, सल्फर के मतलब सेल के अंदर से हमें सल्फर नहीं मिला, S35 नहीं मिला। ठीक है, यहाँ जो बैक्टीरियोफाज बने उनके ऊपर किसी के ऊपर भी क्या नहीं था, S35 नहीं था। लेकिन अगर इधर मैं बात करूँ, इधर इसमें मैं बात करूँ P32 वाले में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से जितने भी बैक्टीरियोफाज निकले उनके प्रोटीन कोट भी किसके बने हुए थे, उनके प्रोटीन कोट के ऊपर भी हमें क्या मिला, P32 मिला है ना। तो फोस्फोरस मिला, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन सेल के अंदर हमें क्या मिला, फोस्फोरस मिला। इसलिए क्या बताता है ये ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, क्या बताता है कि हमें ये जो है मतलब डीएनए क्या है, एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, ना कि आरएनए। क्लियर है ना, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज या रिक्वायरमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो भाई एक तो सबसे पहले रेप्लिकेशन, कि इस जो जेनेटिक मटेरियल होगा अपने आप को क्या करना चाहिए, रेप्लिकेट करना चाहिए। मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूँ ताकि आगे हम लिख सकें इधर साथ में। उसके बाद स्टेबिलिटी, कि डीएनए क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए है ना, डीएनए स्टेबल होना चाहिए। मैं यहाँ लिखता चलते हैं हम।
हाँ, तो चलिए लिखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। रिक्वायरमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल अगर हम देखें तो पहला अगर मैं बात करूं तो रेप्लिकेशन, दूसरी अगर मैं देखूं स्टेबिलिटी, कि पहला तो रेप्लिकेट करना चाहिए, दूसरा स्टेबल होना चाहिए, तीसरा अगर मैं बात करूं म्यूटेशन या वेरिएशन हम लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूं तीसरा म्यूटेशन, कि इसके अंदर स्कोप ऑफ क्या होना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए, स्लो चेंजमेंट आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, स्लो चेंजमेंट आना चाहिए। इसके अलावा फोर्थ क्या हो सकता है कि अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, एक्सप्रेशन इसके अंदर होना चाहिए कि मेंडेलियन कैरेक्टर को ये एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। हाईली स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल क्यों होता है, अगर डीएनए और आरएनए की कंपेयर करें तो आरएनए में जो सेकंड प्राइम, अभी बात करेंगे सेकंड शुगर मॉलिक्यूल हमने देखा है ना, शुगर मॉलिक्यूल हमने देखा, तो सेकंड जो कार्बन था यहाँ आरएनए में क्या होता है बेटा, OH होता है, और डीएनए में सिर्फ क्या होता है, H होता है। तो ये OH ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू H। तो ज़्यादा अनस्टेबल कौन होगा, जहाँ चीज़ें ज़्यादा रिएक्टिव होंगी, तो OH ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए आरएनए अनस्टेबल होता है एज कम्पेयर टू डीएनए, ठीक है। अब बात करते हैं आरएनए डीएनए रेप्लिकेशन की, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है वॉटसन एंड क्रीक दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था 1953 में ही। ये क्या हुआ था, इन्होंने बताया था। तो जो हमारा डीएनए है उसका स्ट्रक्चर किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रीक। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1953 में स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव, सेमी का मतलब हाफ और कंजर्वेटिव का मतलब कांस्टेंट, है ना। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव के लिए क्या हुआ था, मेल्सन सेल्फ एक्सपेरिमेंट आया था, इसी के आगे लिख लेते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट आया था इसके लिए, सेमी कंजर्वेटिव के लिए, मेल्सन एंड स्केथ एक्सपेरिमेंट। मिसेल्सन एंड जो एक्सपेरिमेंट था सेल STEH आएगा। मेल्सन एंड स्केथ एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, ये 1953 में हुआ था, ये 1958 में हुआ था, ठीक है, 1958 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि भाई डीएनए का स्ट्रैंड लिया गया, ठीक है, डीएनए का स्ट्रैंड लिया गया और उसको हैवी नाइट्रोजन का, इकोलाई का क्या लिया था, डीएनए लिया था, और उसको भाई क्या किया गया, मान लो ये आपका डीएनए था, ठीक है, इस डीएनए को क्या किया गया भाई, हैवी नाइट्रोजन के साथ N15 के साथ क्या किया गया, लेबल किया गया। अब इसको क्या किया गया, अलाउ किया गया कि भाई ये रेप्लिकेट करे। अब इसके जो सेकंड जनरेशन आई लगभग 20 मिनट्स के बाद
20 मिनट्स के बाद ये रेप्लिकेट हो गया। और जो सेकंड जनरेशन आई है इसकी रेप्लिकेट करने के बाद तो उसको क्या किया, ऐसे कर देते हैं हम, ठीक है। इसको एक स्टैंड को N15 यानी कि हैवी नाइट्रोजन और दूसरे स्टैंड को लाइट नाइट्रोजन N14 के साथ लेवल किया गया। फिर देखा गया जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें एक डीएनए जो मिला हमें, एक डीएनए जो मिला इसका एक स्टैंड N14 का था, दूसरा अनलेबल्ड था, ठीक है। जो मान लो यहाँ पे भी तो दो मिलेंगे हमें, यहाँ पे दो मिलेंगे, क्यों सर, दो स्टैंड थे तो दोनों हमने N15 से लेवल किए थे, है ना। तो ये भी N15 का मिला, ये N15 और ये N14। तो इधर क्या मिलेगा, ये एक N14 का हो गया, इधर क्या मिला हमें, ये N15 का एक स्टैंड, फिर ये भी एक स्टैंड N15 का, और ये हमें N14 का मिला, ठीक है। ऐसा हुआ था। ये क्या था, देखो एक ओल्ड स्टैंड मिल रहा है हमें हर जगह, यहाँ पे भी देखोगे एक ओल्ड स्टैंड और एक ओल्ड स्टैंड। उसके बाद N14 लाइट नाइट्रोजन से ऐड किया हमने, तो यहाँ पे एक N14 का मिला, एक न्यू मिला, ए मिला, और यहाँ पे N15 का मिला, यहाँ पे भी एक नया मिला, यहाँ पे भी N15 का मिला। मतलब एक स्टैंड अलग हो रहा है, एक स्टैंड पुराने वाला है और एक स्टैंड हमें क्या मिल रहा है बेटा, नया मिल रहा है। तो हाइब्रिड बन रहा है, ये क्या बन रहा है, हाइब्रिड। जब हाइब्रिड बन रहा है उसका मतलब क्या हुआ, एक स्टैंड पुराना, एक स्टैंड कांस्टेंट है और दूसरा न्यू बन रहा है। तो इसको हमने क्या बोला, सेमी कंजर्वेटिव, मतलब हाफ कंजर्व। हाफ कंजर्व का मतलब हाफ कांस्टेंट, हाफ क्या है, कांस्टेंट है। तो ये देखा गया किसके अंदर, इकोलाई का डीएनए लिया गया और वहां पे ऐसा देखा गया। ये कब देखा गया, जब इसको डेंस सॉल्यूशन में डाला, किसके, सीजियम क्लोराइड CaCl के सॉल्यूशन में डाल के सेंट्रीफ्यूग किया गया, तब हमें ये नजर आया कुछ बैंड्स बने थे। जैसे स्टार्टिंग में जो डीएनए लिया, मान लो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया, सेंट्रीफ्यूग किया तो उसको यहाँ पे N15 आया। जब दोबारा से डाला, ठीक है, दोबारा से डाला इसके अंदर क्या हमने, N14 और N15 का हाइब्रिड, तो ऐसा ही दिखा हमें N15 और N14 का हाइब्रिड। लेकिन जब बाद में हमने देखा लास्ट वाले थर्ड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड था और ये थर्ड स्टेप था, तो ये फर्स्ट का हमें दिखा, N15 दिखा सिर्फ इसमें हमें, क्योंकि N15 डाला था हमने। यहाँ पे N15 और N14 का हाइब्रिड था, तो दोनों एक ही जगह थे, तो हमें दोनों एक ही बैंड नज़र आया। लेकिन अब यहाँ पे जब देखोगे थर्ड वाले में, तो कैसा नज़र आएगा बेटा, हमें दो स्टैंड नज़र आएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जो हैवी होगा वो नीचे की तरफ N15 नज़र आएगा और लाइट होगा वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा N14। बात समझ आई। ये जो पीछे वाला है दैट इज N14 N15 का हाइब्रिड हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, लाइट वाला, लाइट वाला हो गया। क्लियर। ठीक है। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का एक दूसरा साइंटिस्ट था, ये तो मेल्सन एंड स्केल एक्सपेरिमेंट था, मेल्सन एंड स्केल एक्सपेरिमेंट था। एक दूसरा साइंटिस्ट था टाइलर, सॉरी भाई, TAY, टाइलर, ठीक है। टाइलर एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1957 में जो लॉन्ग, क्या बोलते हैं हम उसको, लॉन्ग बीन्स या फाबा बीन्स भी बोल देते हैं, और उसका बॉटेनिकल नेम क्या है उसका, फाबा बीन्स का आपका विशिया फाबा, फाबा बीन्स भी बोल देते हैं, विशिया फाबा।
जिसको हम हमारे यहाँ उसको चोला बोलते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी फलियां जिसके ऊपर आती है, लॉन्ग बीन्स, ठीक है। उसके अंदर भी टाइलर ने क्या किया था, ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंट करके देखा था, है ना। इसके अंदर क्या डाला था उन्होंने, रेडियो एक्टिव ट्रीटिएटेड थाइमिडीन डाला था, रेडियो एक्टिव ट्रीटिएटेड थाइमिडीन, ठीक है, याद रखना, रेडियो एक्टिव ट्रीटिएटेड थाइमिन। इसको हम कैसे लिखते थे, मतलब कैसे अगर कहीं पे लिखा भी मिले तो याद रखना, H3 थाइमिडीन। ये एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी मैंने बता दिया। अगर कहीं टाइलर का नाम देखो तो उसने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, या पूछ लिया जाए टाइलर एक्सपेरिमेंट, टाइलर ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो आपका इसी के ऊपर। अब बात आती है मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन की, कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन क्या है और कैसे काम करता है, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो मैकेनिज्म की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि मैकेनिज्म रेप्लिकेशन होता क्या है। डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना, डीएनए से ही डीएनए बनना, डीएनए की कॉपी तैयार होना, दैट इज रेप्लिकेशन, है ना। डीएनए की रेप्लिकेशन होता है। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि डीएनए क्या है भाई, जब आप डीएनए के बारे में पढ़ोगे, हमने ऊपर भी लिखा था, डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है, पॉलीमर है, ठीक है। पॉलीमर किसका है भाई, न्यूक्लियोटाइड्स का। तो इसकी पॉलीमराइजेशन होगी, पॉलीमराइजेशन जो एंजाइम करेगा, उस एंजाइम का क्या नाम है, डीएनए पॉलीमरेज, है ना, डीएनए पॉली। उसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, सॉरी, कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया। पॉली, डीएनए पॉलीमरेज, है ना। डीएनए पॉलीमरेज, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या कराएगा, डीएनए की पॉलीमराइजेशन कराएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स में जो आपका न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर डीएनए सिंथेसिस होता है ड्यूरिंग द एस फेज। एस फेज में जो सेल साइकिल, सेल डिवीजन आपने 11th में पढ़ के आए हो, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, जब सेल साइकिल, सेल डिवीजन होता है तो कुछ ऐसा पढ़ा होगा आपने कि ये G1, S, G2 और इसको हम बोलते हैं एम फेज, और ये जी नोट। एम फेज में भी आपने पढ़ा होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये सब कुछ पढ़ा होगा, है ना। तो ये जो G1 और G2 के बजाय ये डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है बेटा, एस फेज में होता है ना। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और प्रोकैरियोट्स में, ये तो हमारे न्यूक्लियस में बता रहे हैं, यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में डीएनए कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, है ना। ये कब होता है, जब बैक्टीरिया के अंदर फ्यूजन होता है, पीरियड टू फ्यूजन, फ्यूजन होने से पहले ही हो जाता है। अब क्या होता है, रेप्लिकेशन के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि सबसे पहले यही बनना होता है क्या,
ORI जिसको हम बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर मतलब एक स्पॉट है जहाँ से क्या होता है, DNA रेप्लिकेट करना शुरू करता है। इसका फंक्शन ही क्या है कि यहाँ से रेप्लिकॉन बनना है। मतलब मान लो ये एक DNA, सर्कुलर DNA, बैक्टीरिया का DNA मैं बोल रहा हूँ कि एक बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स का DNA है, और ORI यहाँ बना, ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ बना, तो ये क्या हो गया, रेप्लिकॉन हो गया। ठीक है, अब ये हो सकता है कि सिंगल रेप्लिकेटिंग हो या मल्टी रेप्लिकॉन, वो आगे देखेंगे कि रेप्लिकॉन, मल्टी रेप्लिकॉन क्या होता है, सिंगल रेप्लिकॉन क्या होता है। ठीक है, ये आगे देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखो कि ORI कहाँ होता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। क्लियर, इतना क्लियर है, हाँ या नहीं। अब देखो दूसरा स्टेप इसमें, ORI के बाद जहां ORI होगा, ORI के बाद जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या है आपका, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स या राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ किसका, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जो हमारे DNTPs हैं उनका एक्टिवेशन में हम जैसे आप पढ़ते हो 4 तरीके के हमारे क्या होते हैं, जैसे आप पढ़ते हो 4 तरीके के हमारे नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, DAMP, ठीक है, D, GMP, D, TMP और D, CMP। ये क्या है, ये क्या है भाई, हमारी DNTPs है, जैसे डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ऑक्सी ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इनके अंदर सबसे पहले जो क्या होगा, वो क्या होगा, फर्स्ट फोस्फोराइलेशन होगा, और फोस्फोराइलेशन के बाद इनकी एक्टिवेशन होगी, और फोस्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से ये क्या हो जाएंगे, ये AMP जो DAMP है, जो DAMP है वो किस में चेंज हो जाएगा, ATP में। ठीक है, ऐसा ही आपका किस में चेंज हो जाएगा, GTP में, ट्राइफोस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, GTTP में, किसकी हेल्प से, एंजाइम फोस्फोराइलेज की हेल्प से। ये फोस्फोराइलेज की हेल्प से ATP ये एक्टिवेशन हो जाएगा, सबका एक्टिवेशन हो जाएगा, मतलब इनका फोस्फोराइलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब कंबाइन करेंगे किसके साथ, तो हमारे 2H3PO4 के साथ। ठीक है, जब ये जो मोनोफॉस्फेट है, सारे मोनोफॉस्फेट है, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, इसको हटा दो एक बार। ये मोनोफॉस्फेट सारे किसके साथ, जब 2H3PO4 इसके साथ जब कंबाइन करेंगे तो क्या बना देंगे, ट्राइफोस्फेट बना देंगे, सारे ट्राइफोस्फेट बना देंगे। यहाँ से इनकी एक्टिवेशन हो जाएगी, यहाँ से इनकी एक्टिवेशन हो जाएगी। अब थर्ड स्टेप आता है, सबसे पहले कौन सा आया था, ओवरराइड, दूसरा एक्टिवेशन आया, एक्टिवेशन ऑफ किसका भाई, DNTPs का, या DNTPs का। और थर्ड स्टेप जो आता है हमारा, थर्ड स्टेप अब क्या आएगा आपका, एक्सपोजर ऑफ पेरेंटल DNA स्ट्रैंड, एक्सपोजर ऑफ पेरेंटल DNA स्ट्रैंड। किसका एक्सपोजर होगा, एंजाइम का एक्सपोजर होगा। अब जो थर्ड स्टेप आएगा बेटा वो क्या आएगा, एक्सपोजर। एक्सपोजर किसका भाई, पेरेंटल DNA का। सबसे पहले किसका कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ पे बेटा, हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है, अनवाइंड करता है,
अनवाइंड करता है डीएनए स्ट्रैंड्स को। ये कहाँ बाइंड होगा? जहाँ पे ORI रीजन होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे ये बाइंड करेगा, वहीं से दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करेगा। और अलग अलग करने के लिए क्या तोड़ेगा? ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। कौन? हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में बनते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं उनके बीच में क्या बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं जब नाइट्रोजीनियस बेस आपस में जुड़ते हैं। एडेनिन थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये क्या करेगा? हेलिकेज क्या करेगा? इन दोनों जगह के बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू करेगा और धीरे धीरे क्या करेगा? डीएनए को अलग करना शुरू करेगा और क्या बना देगा? एक वाई शेप स्ट्रक्चर बना देगा, एक वाई शेप स्ट्रक्चर बना देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क, और या वाई फॉर्क भी बोल देते हैं। वाई फॉर्क या रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। जहां से रेप्लिकेशन फॉर्क होगा बेटा, वहां पे एक और चीज बाइंड होगी। यहाँ पे मान लो ये जैसे अगर मैं बात करूं, हमारा डीएनए है, लीनियर डीएनए है, तो लीनियर डीएनए में क्या होगा? जैसे ये लीनियर डीएनए है हमारा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये लीनियर डीएनए है, ठीक है, ये लीनियर डीएनए है। तो हमारा क्या हुआ? हेलिकेज बाइंड हुआ, हेलिकेज ने यहाँ से डीएनए के अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, वाई शेप स्ट्रक्चर बन गया, रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। रेप्लिकेशन फॉर्क बनने के बाद जब ये डीएनए अलग अलग हो जाएगा तो यहाँ पे एक प्रोटीन बाइंड होती है दोनों स्ट्रैंड्स के साथ, दैट इज एसएसबी। एसएसबी का मतलब सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग या सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। अब ये क्या करती है? सिंगल स्ट्रैंड को, ये जो स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, इन दोनों को दोबारा से कंबाइन नहीं होने देती। इसके अलावा यहाँ पे एक और एंजाइम आता है, दैट इज टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करता है भाई? टेंशन को रिलीज करता है, टेंशन को रिलीज करता है, टेंशन को खत्म करता है। वो वाली अपने को होती है वो टेंशन नहीं, सुपर कॉइलिंग को। मान लो एक वायर है ना, जिसके अंदर दो तार हैं और आपस में एक दूसरे पे लिपटे हुए होते हैं। अब उन तार को अगर हम खींचते हैं तो पीछे की तरफ बहुत ज्यादा बल लग जाता है। उस बल को हटाने का काम कौन करता है? टोपोआइसोमरेज। उस बल को हटाने का काम कौन करेगा? टोपोआइसोमरेज करेगा। और टोपोआइसोमरेज क्या कराएगा? टेंशन को कम कराएगा, मतलब जो सुपर कॉइलिंग होता है उसको रिड्यूस करेगा। लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स में बात करें, प्रोकैरियोट्स में सर क्या टोपोआइसोमरेज होता है? नहीं, प्रोकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में ये काम कौन करता है भाई? जो डीएनए गायरेज है, डीएनए गायरेज, डीएनए गायरेज ये काम करता है। किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए गायरेज ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया, कितने स्टेप हो गए? 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप हमारा, फोर्थ स्टेप क्या करता है? फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं। फोर्थ स्टेप हमारा क्या? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, है ना, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो मान लो जो 3 प्राइम है, 3 प्राइम है, जैसे अभी जहाँ पे हमने वाई शेप जो फोक बनाया है, इसी पे आ जाते हैं। यहाँ पे मान लो ये एक 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये क्या है? अगर ये 3 प्राइम है तो बेटा ये 5 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम होगा। अब डीएनए सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होता है? डीएनए किधर से किधर बनता है? ऑलवेज 5 प्राइम टू बेटा 3 प्राइम बनता है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है। तो इसमें सबसे पहले अगर कोई आरएनए प्राइमर बाइंड होगा तो वो यहाँ होगा 3 प्राइम, क्योंकि डीएनए इधर से इधर बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये स्टैंड 5 प्राइम हो गया और 3 प्राइम की तरफ बन रहा है, ऐसे बनता हुआ जाएगा, इधर बनेगा, है ना।
तो यहाँ पे डीएनए पहले आरएनए प्राइमर बाइंड होगा, ठीक है, आरएनए प्राइमर या प्राइमेज या आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, जो क्या करेगा, डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम को यहाँ पे बाइंड करवाएगा, मतलब डीएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाएगा यहाँ पे। अब डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर बाइंड होगा, फिर उसके साथ डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, और फिर क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज इसकी पॉलीमराइजेशन करवाएगा, मतलब स्ट्रैंड की कॉपी करेगा, यस और नो, ठीक है। डीएनए जब कॉपी करेगा तो उसको कंटिन्यूअसली 3 प्राइम पे क्या मिलता जा रहा है, OH मिलता जा रहा है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और इस पे क्या होता है भाई, 5 प्राइम इधर है तो सर 3 प्राइम इधर आएगा, मतलब जब ये खुल जाएगा तो इधर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम ऐसे बनेगा ये डीएनए, फिर थोड़ा सा खुलेगा फिर ऐसे बनेगा, फिर खुलेगा फिर ऐसे बनेगा, तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बनता है। इस फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, है ना। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जब ये बन जाते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं तो ये उल्टे बनते हैं। क्यों सर, इसको 3 प्राइम पे कंटिन्यूअसली क्या नहीं मिलता, OH नहीं मिलता, इसीलिए डिसकंटिन्यूअस बनते हैं, ठीक है। अब एक चीज सुनिए, छोटी सी बात, इसके अलावा बेस पेयरिंग होती है। बेस पेयरिंग आपको पता है कैसे होती है, एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, थायमिन के साथ, ग्वानिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ। अब ये सब होने के बाद, ये सब होने के बाद अब क्या आता है आपका प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग कौन करता है, आपका डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा, 1। सर कितने होते हैं, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे डीएनए पॉलीमरेज है, जैसे आप अगर पढ़ोगे तो डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 और 5 भी। अगर डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, कॉर्नबर्ग एंजाइम। कॉर्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं, कॉर्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं। सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, कब किया गया था, 1969 में, ऑलमोस्ट 1969 में डिस्कवर किया गया था। कॉर्नबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी ने इसको डिस्कवर किया था बेटा, तो कॉर्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं। फिर बाद में डीएनए पॉलीमरेज 2 डिस्कवर हुआ, फिर 3 डिस्कवर हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ। तो सबसे जो डीएनए पॉलीमराइजेशन में हम कौन सा यूज़ करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 3 यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ होता है सर डीएनए पॉलीमरेज 3, क्योंकि बेटा इसकी प्रोसेसिविटी जो होती है, प्रोसेसिविटी होती है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा होती है। 1 क्यों यूज़ नहीं करते, 2 क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि इनकी जो प्रोसेसिविटी है बेटा वो लो है, इन दोनों की प्रोसेसिविटी लो है। प्रोसेसिविटी क्या होता है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कि किसी न्यूक्लियोटाइड कितनी देर में इनकॉर्पोरेट कर रहा है, कितना ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर रहा है, ठीक है, कितना ज़्यादा, कितनी जल्दी न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिविटी बोलते हैं। अगर मैं डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात करूं तो बेटा इसकी प्रोसेसिविटी क्या है, 20 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। अगर मैं यहाँ लिखूं डीएनए पॉलीमरेज 1, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 की प्रोसेसिविटी क्या है, 20 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, ठीक है। इसके अंदर कुछ मतलब कुछ क्या है, क्या बोल सकते हैं हम इस चीज़ को, कि इसके अंदर कुछ और भी फंक्शन है। क्या क्या है इसके अंदर, क्या है होती है, एक एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। एक्सोन्यूक्लियस एक तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सबसे पहले तो मैं यही लिखूंगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है। फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही इसमें क्या होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। मतलब प्रूफ रीडिंग का काम करेगा ये। बाहर अगर डीएनए में कोई गलत चीज़ आ गई है और किसकी तरफ, टुवर्ड्स द एंड की तरफ अगर आ गई है, तो ये उसको काट के दूसरी नई चीज़ जोड़ सकता है, दैट इज एक्सोन्यूक्लियस। दोनों तरफ से, ये 5 से 3 की तरफ इधर भी जाएगा और ये इधर भी जाएगा।
दोनों डायरेक्शन में रन कर सकता है। अब अगर मैं बात करूं डीएनए पॉलीमरेज 2 की, डीएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 2 की अगर हम बात करें तो इसमें वही है, पॉलीमरेज एक्टिविटी है कौन सी, कौन सी, पॉलीमरेज एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है कौन सी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसकी प्रोसेसिविटी रेट भी स्लो है, ठीक है। और अब आ जाते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 के ऊपर। ये स्लो प्रोसेसिविटी है, इसकी शायद 50 के अराउंड है। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसी के ऊपर आते हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 3 के अंदर जो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है, लगभग अगर मैं बात करूं 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड ऐड कर सकता है, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड ऐड कर सकता है। ये इसकी क्या है, प्रोसेसिविटी है बेटा, ये इसकी प्रोसेसिविटी है कि 1000 न्यूक्लियोटाइड क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी लगभग 10 अलग अलग तरीके की डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स होती हैं, जिससे अल्फा बीटा साई फाई बहुत सारी होती हैं, 10 होती हैं ऐसे, अल्फा बीटा डेल्टा गामा, ये सब कुछ करके सारी इसके अंदर मिल जाती हैं हमें, ठीक है। प्रोसेसिविटी हाई होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है इसके अंदर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। तो प्रूफ रीडिंग का भी काम कर सकता है ये, अगर डीएनए के अंदर कुछ गलत इनकॉर्पोरेट हो जाए तो ये उसको सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा हमारा डीएनए पॉलीमरेज 4 और 5 ये हमें पढ़ने नहीं है, हमारे काम नहीं आते। अगर फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूं, वाई फैमिली से बिलोंग करते हैं डीएनए पॉलीमरेज की, जो वाई फैमिली होती है, ठीक है, उससे बिलोंग करते हैं। आपने लिखा देखा होगा कहीं पे भी, अगर कहीं पे देखो तो डीएनए पॉलीमरेज जो 4 होता है उसको हम क्या लिखते हैं, डिन बी, डीएनए पॉलीमरेज 4 को ऐसे लिखते हैं हम। और 5 जो डीएनए पॉलीमरेज 5 होता है, डीएनए पॉलीमरेज 5 को हम क्या लिखते हैं, सॉरी, UMUD2C, ये डीएनए पॉलीमरेज 5 को लिखते हैं। ये आपको याद नहीं करना है, ये आपके काम की नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ इतना ही याद रखो, डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या काम करता है, 2 क्या काम करता है और 3 क्या काम करता है। इसके जब प्रोसेसिंग होती है डीएनए की बनने के बाद, ठीक है, डीएनए की बनने के बाद जब प्रूफ रीडिंग होती है तो ये काम करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 1। बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के अलावा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। रेप्लिकेशन हो गया तो हमारा, अब बात करते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन की, कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन में नए से शुरू कर लेते हैं, यहाँ से, यहाँ लाइन लगा दूँ मैं एक बार।
अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि लिखने में आसानी हो और आपको देखने में आसानी हो। कुछ शायद दिक्कत आ रही है भाई इसमें, मुझे दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा, अपडेशन में दिक्कत है, तो इसीलिए थोड़ा स्लो काम कर रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए ट्रांसक्रिप्शन की बात करना है। ट्रांसक्रिप्शन में अगर मैं बात करूं, अगर ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। क्या बोला हमने कि कॉपिंग ऑफ, किसकी कॉपी कर रहे हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन की। कहाँ से कॉपी कर रहे हैं हम? जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड, मैं लिख रहा हूं टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्प स्ट्रैंड, सीधा ही लिख रहा हूँ मैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। इसको किस में हम कर रहे हैं? ट्रांसक्राइब किस में कर रहे हैं? इनटू आरएनए। कि जो डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? उसकी इंफॉर्मेशन को आरएनए में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब ये ट्रांसक्रिप्शन होगा किसकी हेल्प से सर? ये होगा किसकी हेल्प से? एक एंजाइम है, दैट उसका नाम क्या है? दैट इज आपका आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, है ना। अब देखो जो डीएनए है हमारे पास, जो हमारे पास डीएनए होगा, ये एक स्ट्रैंड हो गया डीएनए का, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। अगर हम इसकी पोलैरिटी बताएं, अगर हम इसकी पोलैरिटी की बात करें तो एक तरफ क्या होगा? 3 प्राइम होगा और एक तरफ क्या होगा? 5 प्राइम होगा। लेकिन कौन से को कॉपी करेगा? अगर मैं इधर 3 प्राइम और इधर 5 प्राइम लिख रहा हूँ तो ये क्या हो गया? 5 प्राइम हो गया और ये क्या हो गया बेटा? 3 प्राइम हो गया। अब ये जो स्ट्रैंड है, ये जो 3 to 5 है, ये वाला स्ट्रैंड, इसको हम क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे बेटा। इसको हम क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। समझ आई बात? टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है। और इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं? दूसरा एंटी सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो ये क्या हो गया बेटा? दूसरा इसके अपोजिट में क्या हो गया? कोडिंग स्ट्रैंड बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे? कोडिंग स्ट्रैंड बोल देंगे। और इसका दूसरा नाम क्या है? सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। अब देखो ये डीएनए, ये वाला जो सेगमेंट है, ये कॉपी होगा, ये कॉपी होगा, ये कॉपी करेगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज। और जो इसको देखेगा और जो सेगमेंट बनेगा, जो आरएनए बनेगा, वो सिमिलर टू दिस स्ट्रैंड, सिमिलर टू दिस स्ट्रैंड। लेकिन एक जगह डिफरेंस आ जाएगा। कहाँ पे बेटा? एडेनिन जहाँ पे बाइंड होगा, एडेनिन के साथ क्या बाइंड होता है? थाइमिन, है ना। तो थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। बस ये डिफरेंस आएगा आरएनए में, ये डिफरेंस आएगा आरएनए में। अगर यहाँ पे हम बात करें क्या क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं कि जो ये रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन नहीं सॉरी ट्रांसक्रिप्शन है, वो कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं और कैसे इनिशिएट होता है, इन सब चीज़ों को देख लें एक बार। तो मैं एक बार जूम कर लेता हूँ ताकि बचे हुए पार्ट में मैं अच्छे से लिख सकूँ। क्या हो रहा है पता नहीं भाई, आज क्यों ऐसे
अजीब सा बिहेव कर रहा है मेरा लैपटॉप, जैसे पहली बार चल रहा हूँ या मैं पहली बार चला रहा हूँ। ठीक है, देखो बात करते हैं कि ये हमारा डीएनए सेगमेंट था, ये हमारा डीएनए का कोई फ्रेगमेंट है। ठीक है, अब डीएनए के ऊपर क्या होता है, बाइंड होता है एक प्रमोटर सीक्वेंस। ये प्रमोटर सीक्वेंस कहाँ बाइंड होती है बेटा, अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन की जो स्ट्रक्चरल जीन है इसको हमने क्या बोल दिया, प्रमोटर बोल दिया। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन होगा और यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रमोटर के बाद लास्ट में जाके आपका क्या होता है, टर्मिनेटर होता है ना, टर्मिनेटर होता है। तो ये आपका क्या हो गया, 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गया और ये आपका हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब देखो ये यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन, तो स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम, स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ क्या बाइंड होगा, आपका प्रमोटर बाइंड होगा। प्रमोटर कहाँ बाइंड होता है, जहाँ पे क्या होता है, टाटा बॉक्स होता है बेटा। क्या होता है, टाटा बॉक्स, टाटा बॉक्स होता है। और ये जो टाटा बॉक्स होता है ये क्या होता है, एटी रिच होता है, एडेनिन थायमिन रिच होता है, ये एडेनिन थायमिन रिच होता है बेटा। ठीक है, जहाँ प्रमोटर बाइंड होते हैं, ठीक है, जहाँ प्रमोटर बाइंड होता है वो टाटा बॉक्स पे होता है। और मोस्ट ऑफ यूकैरियोट्स के अंदर ये टाटा बॉक्स क्या होता है, एटी रिच रीजन होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, गोल्डबर्ग, गोल्डबर्ग, गोल्डबर्ग होगनेस बॉक्स, होगनेस बॉक्स। इसे ही हम टाटा बॉक्स बोल देते हैं। यूकैरियोट्स में इसे हम गोल्डबर्ग होगनेस बॉक्स बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स देख लेते हैं, प्रोटीन्स देखते हैं, तो इसी टाटा बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिबनाव बॉक्स बोल देते हैं। प्रिबनाव बॉक्स किस में मिलता है, प्रिबनाव बॉक्स प्रोकैरियोट्स में मिलता है। ये प्रिबनाव बॉक्स किस में मिलेगा हमें, प्रोकैरियोट्स में मिलेगा प्रिबनाव। प्रिबनाव बॉक्स हमें प्रोकैरियोट्स में मिलेगा। इसके अंदर सिर्फ क्या डिफरेंस है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन मिलते हैं, है ना। यूकैरियोट्स में हम इसको होगनेस बॉक्स ही बोलते हैं, होगनेस ने डिस्कवर किया था। ठीक है, इसके बाद अगर टर्मिनेटर की बात करें, टर्मिनेटर कहाँ बाइंड होता है, लास्ट में बाइंड होता है, सबसे आखिर में। ठीक है, डाउन स्ट्रीम बाइंड होता है। ये क्या था, प्रमोटर था, प्रमोटर अपस्ट्रीम होता है। ठीक है, और जो टर्मिनेटर होता है वो कहाँ पे, डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का। जो स्ट्रक्चरल जीन है यहाँ पे उनके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा है। अपस्ट्रीम यानी कि ऊपर की तरफ और डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स की। तो स्ट्रक्चरल जीन की अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल जीन क्या हो सकते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक भी हो सकते हैं, मोनोसिस्ट्रोनिक, और पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक। अब ये मोनोसिस्ट्रोनिक क्या होते हैं और पॉलीसिस्ट्रोनिक क्या होते हैं। मोनोसिस्ट्रोनिक जो होते हैं इनके अंदर सिंगल स्ट्रक्चरल जीन होता है, मतलब एक ही जीन होता है और एक पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, एक जीन और एक ही क्या बनाएंगे बेटा, पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। और अगर मैं पॉलीसिस्ट्रोनिक की बात करूं तो ये क्या बनाएंगे, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, है ना, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीसिस्ट्रोनिक किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। और मोनोसिस्ट्रोनिक किस में पाया जाता है बेटा, यूकैरियोट्स में पाया जाता है। पॉलीसिस्ट्रोनिक यानी कि बहुत सारी, पॉली मतलब पॉली हम लिख सकते हैं मैनी पॉलीपेप्टाइड।
बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड जो फॉर्म करेगा, दैट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक, है ना, पॉलीसिस्ट्रोनिक। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन्स की, कि कौन कौन सी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, कहाँ जीन्स या क्यों क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। हम सीधे रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट कम्स फर्स्ट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम की, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। अगर सेकंड चीज की मैं बात करूं, वो क्या होगा, आपका डीएनए टेम्पलेट, है ना, डीएनए टेम्पलेट होगा। इसके अलावा आपको चाहिए क्या, थर्ड वन अगर मैं बात करूं, आपको क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड, आपको राइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए, ट्राइफोस्फेट। तो आपका क्या चाहिए, एटीपी, जीटीपी, टीटीपी, सीटीपी, ये चाहिए आपको। सीटीपी नहीं, सॉरी टीटीपी नहीं आएगा, आरएनए में टीटीपी कहाँ से आता है भाई, ठीक है, आरएनए में टीटीपी नहीं आएगा ना, अब बोले भी नहीं, टीटीपी नहीं आएगा। इसके अंदर क्या होगा, थायमीन की जगह क्या आता है, यूरेसिल, है ना, यूरेसिल। इसके अलावा क्या चाहिए, फोर्थ वन हमें चाहिए एक बाइवैलेंट आयन, एक क्या चाहिए, बाइवैलेंट आयन चाहिए हमें, या डाइवैलेंट आयन चाहिए। क्या, Mg2 पॉजिटिव चाहिए या हमें चाहिए Mn2 पॉजिटिव। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ आरएनए, कि आरएनए का सिंथेसिस कैसे होता है। प्रोकैरियोट्स में बात कर लेते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में, या फिर हम बात कर लेते हैं यूकैरियोट्स में। तो अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, अगर मैं बात करूं तो एक ही तरीके का सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, यूज हो जाता है। एक ही तरीके का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सब कुछ बना देगा, इसके अंदर आरएनए के सिंथेसाइज करवा देगा, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स की जब मैं बात करता हूँ, तो बेटा 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज चाहिए आपको। कौन कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, है ना। आरएनए पॉलीमरेज 1 चाहिए, 2 चाहिए और 3 चाहिए। इसके अलावा जब प्रोकैरियोट्स की मैं बात करता हूँ, अलग अलग लिख लेते हैं ना, इधर मैं सिर्फ यूकैरियोट्स लिख रहा हूँ, इधर मैं प्रोकैरियोट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से एक ही क्या चाहिए हमें, सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, एक ही आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। जब प्रोकैरियोट्स की हम बात करते हैं बेटा, तो प्रोकैरियोट्स में एक सिग्मा फैक्टर होता है, जिसको इनिशिएशन फैक्टर भी बोलते हैं। है ना, जो स्टार्ट करेगा। इसके अलावा क्या होता है, एक टर्मिनेशन फैक्टर होता है, दैट इज रो, इनिशिएशन, और एक रो, ऐसा ही होता है ना, रो फैक्टर होता है। रो फैक्टर जो क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। है ना, टर्मिनेशन फैक्टर होगा। अब प्रोसेस देख लेते हैं। ये तो हो गया रिक्वायरमेंट, आरएनए पॉलीमरेज कौन सा कहाँ पे आता है, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में, दोनों में देख लिया। अब बात कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स सबसे पहले होता कहाँ है भाई, साइटोप्लाज्म में ही तो होगा सर।
साइटोप्लाज्म में होगा। क्यों होगा साइटोप्लाज्म में सर? डीएनए भी कहाँ लाई करता है? साइटोप्लाज्म के अंदर लाई करता है ना? साइटोप्लाज्म के अंदर लाई करता है। और क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा यहाँ पे। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा। क्यों? डीएनए से क्या बनाना है? आरएनए की कॉपी तैयार करनी है ना? अब ये क्या करेगा? तीनों जो आपके टीआरएनए हैं, जो क्या बनाएगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या बना देगा? आपका एमआरएनए भी बना देगा, आपका आरआरएनए भी बना देगा, और आपका टीआरएनए भी बना देगा। तीनों तरीके के आरआरएनए यहाँ पे सिंथेसाइज कर देगा। ठीक है। अगर इनिशिएशन की बात करें तो क्या होगा? इनिशिएशन में अगर हम लेके चलें, प्रोकैरियोट्स के इनिशिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी यूकैरियोट्स पे पहुंचा भी नहीं हूँ, है ना? तो इनिशिएशन में मैंने क्या बताया था? आपका सिग्मा फैक्टर बाइंड होगा सबसे पहले। तो सिग्मा फैक्टर बाइंड हुआ, सिग्मा फैक्टर बाइंड होने के बाद आपका आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड होगा, ये बाइंड हुआ। ठीक है, इसी के साथ क्या बाइंड हो गया? आरएनए पॉलीमरेज, आरपी लिख रहा हूँ। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ, और ये क्या करते हैं? इलोंगेशन भी करवाते हैं, थ्रू आउट स्ट्रक्चरल जीन जाते हैं। तो इसका पहले इनिशिएशन होगा, उसके बाद इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन के बाद जब लास्ट में पहुंचेंगे तो टर्मिनेशन होगा। जैसे ही टर्मिनेशन होगा तो ये सिग्मा फैक्टर की जगह क्या बाइंड हो जाएगा बेटा? आपका रो फैक्टर बाइंड हो जाएगा, रो फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमरेज। अब ये जैसे ही बाइंड होगा तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से हट जाएगा और ये चीज बंद हो जाएगी, ये चीज बंद हो जाएगी, है ना? लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो एमआरएनए है बेटा, एमआरएनए है, उसको जरूरत नहीं पड़ती किसकी? प्रोसेसिंग की। एक्टिव होने के लिए ये चीज याद रखना, स्टार लगा के लिख रहा हूँ। एमआरएनए को प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। किसके लिए? एक्टिवेशन के लिए। नॉट रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग फॉर एक्टिवेशन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर एमआरएनए को प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर कि कैसे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो मैं यहाँ से यूकैरियोट्स का समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा, इसी के नीचे यहाँ से चलते हैं यूकैरियोट्स का। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, तो कब होता है? G1 और G2 फेज में होता है। G1 एंड G2 फेज सेल साइकिल की, है ना? इसी में डीएनए जो आपका आरएनए पॉलीमरेज हैं वो आ जाते हैं। कौन कौन से? तीनों अभी हमने पढ़े थे। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 तीनों आ जाते हैं। अगर हम बोले आरएनए पॉलीमरेज 1 तो ये आरआरएनए को बनाता है ना? आरआरएनए को बनाता है। और आरआरएनए में भी अगर हम बात करें तो इसके अंदर कितनी यूनिट्स होती हैं? 28S, उसके अलावा 18S, और आपका हो गया एक 5.8S। ठीक है, अगर आरएनए पॉलीमरेज 2 की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, HNRNA जिसको हम बोलते हैं, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, HNRNA आ जाएगा। और आरएनए पॉलीमरेज 3 तो क्या बनाता है? आपका
टीआरएनए को बनाएगा, ये मतलब एमआरएनए को भी बनाएगा। ये टीआरएनए को बनाता है। टीआरएनए के अलावा ये क्या बनाएगा, आपका 5S आरआरएनए, ऐसे लिख देता हूँ, 5S आरआरएनए, 5S आरआरएनए, एसएनआरएनए, एसएनआरएनए, एससीआरएनए, ये सब कुछ यहाँ बनता है ना, ये सब कुछ यहाँ बनता है। और अगर यूकैरियोट में बात करें तो यूकैरियोट्स में हमने क्या, अगर थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये सिंगल सिस्ट्रॉनिक है, सिंगल सिस्ट्रॉनिक है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोटीन यूज होगी उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज नहीं होती, ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन नहीं होता, लेकिन यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ, सॉरी, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं होता, यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जो नेसेंट न्यूली फॉर्म्ड आरएनए सिंथेसाइज जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो न्यू आरएनए जो बनता है, न्यू आरएनए जो बनता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2 की हेल्प से न्यू आरएनए विद द हेल्प with the help of RNA polymerase 2, that is hnRNA, ठीक है, hnRNA बनेगा ये, या जिसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रांसक्रिप्शन बनेगा ये फंक्शनल एमआरएनए में चेंज हो जाएगा, hnRNA बनेगा, फंक्शनल किस में चेंज हो जाएगा, hnRNA फंक्शनल एमआरएनए में चेंज हो जाएगा, ठीक है, फंक्शनल एमआरएनए में चेंज हो जाएगा। कब होगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद होगा। इसमें एक चीज हो जाएगी, ये hnRNA इसमें क्या कर देगा, एक जब ये एमआरएनए बनेगा तो इसमें कैपिंग और टेलिंग ऐड हो जाएगी। कैपिंग का मतलब यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा बेटा, पोली जी ऐड हो जाएगा, ठीक है, पोली जी। पोली जी कैसा, मिथाइलेटेड पोली जी, ऐसे कुछ हम लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। अब ये मिथाइलेशन क्यों होगा, ये मिथाइलेशन इसलिए होगा ताकि ये जो एमआरएनए बना है ये डिग्रेड ना हो, एक तो क्योंकि साइटोप्लाज्म में जाएगा तब ये टूटे ना, और दूसरे एक तो डिग्रेड ना हो, और दूसरी चीज सेकंड थिंग क्या होगी कि सेकंड थिंग यहाँ पे राइबोसोम, जहां मिथाइलेशन होगा वहां पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट होगी, मतलब राइबोसोम इजीली बाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया 5 प्राइम एंड। अब 3 प्राइम एंड पे क्या होती है बेटा, टेलिंग होती है। ये क्या होती है, कैपिंग होती है, और ये टेलिंग होती है। टेलिंग में हम क्या करते हैं, पॉली ए ऐड कर देते हैं, पॉली ए, बहुत सारे ए ऐड हो जाएंगे, लगभग कितने, अगर रेजिड्यू की बात करूं तो 200 से 300 एडेनिन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं 3 एंड को फ्रॉम डिग्रेडेशन, कि डिग्रेडेशन ना हो। अब स्प्लाइसिंग होगी। अब डीएनए जो बन गया, इतना बड़ा जो डीएनए बन गया, इसकी डीएनए की क्या होगी, काट छांट होगी, स्प्लाइसिंग होगी कि कौन सा हमारे काम का है, कौन सा नहीं है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए नहीं, जो आरएनए बना, आरएनए की क्या होगी, स्प्लाइसिंग होगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आरएनए स्प्लाइसिंग बोलेंगे, आरएनए स्प्लाइसिंग बोलेंगे। आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या होता है, जो आपका एसएनआरएनए है, एसएनआरएनए क्या करेगा बेटा, जितना भी आपका आरएनए बना है, उस आरएनए को काट छांट करेगा। काट छांट करने से क्या होगा कि जो एक्सोन है, एक्सोन इज द कोडिंग सीक्वेंस, और इंट्रॉन क्या होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। जो एक्सोन है, और ये क्या है, इंट्रॉन है, और ये क्या है, एक्सोन है।
तो इंट्रॉन को यहाँ से हटा देगा और एक्सोन को यहाँ पे जोड़ देगा। एक्सोन को जोड़ना ही क्या कहलाता है, डीएनए लाइगेज। ये आपका क्या जोड़ेगा, लाइगेज जो एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, इनको जोड़ देगा, ठीक है। और एक मैच्योर आरएनए, मतलब जिसके अंदर से कोडिंग सीक्वेंस होगी, उसको तैयार कर देगा, ठीक है। अब यहाँ तक का आज के लिए इतना ही बहुत है। फिर कल हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आपका आरआरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, जेनेटिक कोड, और उसके बाद का जो भी बच गया ऑलमोस्ट कल की सीरीज में हम इसको ख़त्म कर देंगे। जेनेटिक कोड के बाद हमारा ट्रांसलेशन बचा है। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस के बाद हमारा ओपरोन, लैक ओपरोन बच गया। तो प्रोटीन सिंथेसिस, लैक ओपरोन, ये दोनों हम कल करेंगे, मतलब थर्ड पार्ट में करेंगे। और जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बच गया हमारा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बच गया, ठीक है, ये हम लास्ट पार्ट में करेंगे, फोर्थ पार्ट में करेंगे। तो 4 पार्ट में ये लेक्चर आएगा। चारों बेसिक मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं आपको। तो